पहले अपडेट, इंडिया पाकिस्तान में जारी कशीदगी जो कि अब जंग की सूरत इख्तियार करती जा रही है। पिछले व्लॉग में हमने तफसील से आपको बताया कि हिंदुस्तान किस तरीके से जंग की भरपूर तैयारियां कर चुका है। हमने आपको बताया कि सियालकोट बॉर्डर पर वो टैंक ला चुके हैं, वाघा बॉर्डर पर वो किसानों को कह चुके हैं कि 2 दिन में अपनी गंदम की कटाई करें, पीछे से फोर्स मूव हो रही है। बहावलपुर बॉर्डर पर भी वो फोर्स मूव कर चुके हैं। कराची के करीब वो अपना बहरी बेड़ा ला चुके हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर नेवल साइट को उन्होंने एक्टिवेट किया हुआ है। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो पहले ही फायरिंग हो रही है, इंडिया की तरफ से सीज फायर खत्म हो गई है और पिछले 2 दिन से वहां पर हैवी फायरिंग अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हो रही है। तो जंग बिल्कुल करीब पहुंच रही है बदकिस्मती से इस खित्ते में। और हमने ये जो खबर आपको पिछले व्लॉग और उससे पिछले व्लॉग्स में दी थी, अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, हमारी उस खबर को दुरुस्त बना रहे हैं, हमारे उस तज्जिए को दुरुस्त बना रहे हैं। क्योंकि आज समा टीवी पर उनका ये बयान चला कि आने वाले 2 से 4 दिन में जंग छिड़ सकती है। उन्होंने ये कहा कि जंग बिल्कुल करीब है, इंडिया भी प्लानिंग कर चुका है और हमें भी पता है कि अगले 2 से 4 दिन के अंदर जंग जो है वो छिड़ सकती है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग मामला ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब मीडिया पर ये खबरें चली तो फिर उनको ISPR और दूसरे दिफाई इदारों से पूछा गया कि आपने ये खबर क्यों दी। जाहिर है ये मामलात जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनको तो बता रही है ISPR और ISI और दूसरे लोग, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से तो ऐसी खबर नहीं चाहते थे। तो फिर डिफेंस मिनिस्टर ने फौरी तौर पर जियो पर एक बीपर दिया और कहा कि मेरी खबर गलत चल गई। वो मेरा कहने का मतलब ये था कि जंग अगले 2-4 दिन में लगनी हुई तो लग जाएगी, नहीं तो नहीं लगेगी। हतमी तौर पर मैंने नहीं कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने रिपीट किया कि मेरा अंदाजा है कि अगले 2-4, पहले उन्होंने कहा था कि 2-4 दिन में लग जाएगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं मेरा अंदाजा है कि शायद अगले 2-4 दिन में लग जाए अगर लगनी हो। थोड़ा सा बैक ट्रैक किया, लेकिन वो वाजे नजर आ रहा था कि कहीं से फरमाइश आई है, किसी ने उन्हें कहा है कि ये अपना जो आपने मैसेज दिया है इसको वापस लें। इस खबर को रीइंफोर्स कर रही है आज न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज तफसील से लिखा है कि पाकिस्तान पर भारत अपनी फौजी कार्रवाई का केस बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम कह रहा है कि भारत ने जो कुछ भी किया है पिछले चंद दिनों में वो असल में अपने केस को मजबूत कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, क्योंकि वो ये फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई करनी है। उनके मुताबिक भारत ने अभी तक 100 के करीब सफारतकारों को ब्रीफिंग दी है, लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम कहता है कि उसमें कोई ठोस सबूत नहीं है। भारत आलमी हमायत लेना चाहता है ताकि जब वो पाकिस्तान पर हमला करे तो दुनिया को पहले से पता हो भारत क्यों कर रहा है। भारत अपना केस मजबूत करना चाहता है, दुनिया को रीजन बताना चाहता है कि इन्होंने हम पर दहशतगर्दी की, इसलिए हम इन पर हमला कर रहे हैं। ये केस भारत बिल्ड कर रहा है। अब जो न्यूयॉर्क टाइम है वो ये भी बता रहा है साथ साथ कि जब भारत से जिन सफारतकारों की मुलाकात हुई उनमें से गालिबन 4 सफारतकारों की बातचीत हुई है न्यूयॉर्क टाइम से। नाम तो उन्होंने उनके नहीं बताए, लेकिन जो 4 सफारतकार हैं उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को ये बताया है कि इंडिया ने कोई भी सब्सटेंशियल सबूत नहीं दिए, मासवाए जो खाके जारी किए हैं और कुछ उन्होंने फर्जी इंफॉर्मेशन दी है, जो भी जैसे आपको पता है इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं कि हमारे सोर्सेज से ये है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम ये कह रहा है कि कोई हतमी किस्म के सबूत मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान ने भी भरपूर तैयारी कर ली है और पाकिस्तान ये कहता है कि अगर जंग की इंडिया ने हमें अटैक किया तो हम 100 के करीब मुकामात को वापस अटैक करेंगे और हमने भी उनको लॉक कर लिया है। तो सूरत हाल बहुत ही कशीदा है, मैं यही कहूँगा। और इस वक्त जो हमारी एयरफोर्स है वो भी अलर्ट पर है, इंडियन एयरफोर्स भी जाहिर है पहले से ही अपनी तमाम एक्सरसाइजेज कर रही है और देखते हैं कि ये पूरे खित्ते का जो सुकून है, जो अमन है, वो किस तरफ जाता है। मेरे ख्याल में तो दोनों तरफ लैक ऑफ लीडरशिप है बदकिस्मती से। पाकिस्तान की तरफ तो हमें पता ही है जो कुछ चल रहा है और उधर भी जो मोदी का हिंदुत्व का और तमाम जो, और वहाँ पर लोग इतने गुस्से में हैं कि मैंने पिछले व्लॉग जो हमने किया उसके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे कमेंट्स इंडिया से भी थे और वो ये कह रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ, मैं वन साइडेड पिक्चर दे रहा हूँ। एक तो पहले पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है और फिर मैं अमन की भाषा बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से बैठ के अमन की बात कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि अमन कायम करें, जंग ना करें, और जब दहशतगर्दी होती है तो तब हम क्यों नहीं बोलते। तो उनसे मेरा काउंटर क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो 440 लोगों की ट्रेन यरगमाल हुई, अब उस पर पाकिस्तान वाज़े तौर पर कहता है कि उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। जाहिर है आप भी अपनी अगर कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो जिस कॉमन सेंस के तहत आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के हमले में पाकिस्तान जरूर इन्वॉल्व होगा, फिर उसी कॉमन सेंस पे परखें तो फिर जाहिर है बलूचिस्तान में खुद से तो नहीं हो जाना। अगर कश्मीर में खुद से नहीं हो सकता तो बलूचिस्तान में भी नहीं हो सकता। तो फिर अगर वहाँ पर हम तो कहते हैं कि 100 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर शहादतें जो हैं वो हुई हैं, तो फिर अगर इंडिया उसमें इन्वॉल्व है तो क्या पाकिस्तान के पास भी हक था तब इंडिया के ऊपर हमला कर देने का और मासूम लोगों को मारने का उस हमले में। इसी तरीके से गार्डियन स्टोरी लिख चुका है, आप हम पर ना जाइए, मेरी बात पर ना जाइए। जाहिर है मैं पाकिस्तानी हूँ और इसमें वाज़ेह है कि मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तानी साइड पर ही होगा, यहाँ तक तो आप दुरुस्त हैं। मैं जाहिर है इसमें एक पार्शल मेरा ओपिनियन है, मैं इसमें एक मेरा ओपिनियन टिल्टेड है, मेरा ओपिनियन जो है वो बायस्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं पाकिस्तानी हूँ और वही ओपिनियन आपके सामने रखूंगा। लेकिन आप गार्डियन की स्टोरी पढ़ लीजिए, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि किस तरीके से इंडिया ने 20 लोगों को
पाकिस्तान के अंदर आकर मरवाया। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि किसी के पास भी हक नहीं है कि वो दूसरे पर हमला कर दे। दोनों जो मुल्क हैं, दोनों जो देश हैं, उनमें गुर्बत बहुत है, अफलास बहुत है, और इन हालात के अंदर जंग छेड़ देना जो है वो किसी सूरत भी अकल की बात नहीं है। अब आपको लग रहा होगा इस तरफ शदीद डर है, डर इस तरफ ऐसा नहीं है, क्योंकि हम तो पहले ही बड़े मुश्किल हालात में रह रहे हैं। अगर आप मेरी बात करें तो हम तो पहले ही वतन से जो है वो बाहर निकाले हुए हैं, हमारी तो जो शनाख्त है वो भी ब्लॉक की हुई है, हमें तो पीछे, तो हमारे लिए तो मुश्किल हालात है, अभी भी है। और मुल्क के अंदर जो लोग हैं उनको भी इस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बदकिस्मती है कि उनके ऊपर भी बहुत सारों के ऊपर जेलें खोली हुई हैं और बहुत सारों को जेलों में डाला हुआ है। तो कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों के लिए कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पहले भी हालात बड़े टाइट हैं। तो आपको सोचना चाहिए, इकॉनमी आपके ऊपर है, आप डिफेंस बजट भी आपका 100 अरब डॉलर के करीब है, आपकी इकॉनमी ऊपर है, नुकसान ज़्यादा आपको होना है, आपकी दुकान ज़्यादा बंद होनी है। हमारी तो दुकान पहले ही बस कुछ चंद घंटे चलती है, पहले ही हमारी दुकान जो है उस तरीके से, हमारी एक्सपोर्ट्स देख लें, हमारे दूसरे मामला देख लें, बहुत अच्छे नहीं है। तो आपके इंटरेस्ट में ज़्यादा है कि अमन रहे, लेकिन अगर आप नहीं इस बात को समझते तो फिर अल्लाह की सुपुर्द जो हो। ख्वाजा आसिफ ने इसके अलावा एक और ट्वीट भी किया है, वो भी इंटरेस्टिंग है। ख्वाजा आसिफ ने बताया है अभी एक ट्वीट करके कि उनका इंस्टाग्राम जो है वो अकाउंट भारत की जो कंप्लेंट है उसके ऊपर बंद कर दिया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है। उन्होंने साथ लिखा कि इससे साफ जाहिर होता है कि उनका बयानिया जो है वो तगड़ा है, उनका बयानिए की जीत है, वरना अगर उनका बयानिया तगड़ा ना होता तो भारत उनके इंस्टाग्राम को बंद ना करवाता, ब्लॉक ना करवाता। ये ख्वाजा आसिफ का कहना है। अब जरा इसको रिवर्स करते हैं, री इंजीनियर करते हैं स्टेटमेंट को। तो ख्वाजा आसिफ का कहना यह है कि ऐसी चीज़ को ब्लॉक किया जाता है जो चीज़ बहुत इफेक्टिव हो। तो ख्वाजा साहब फिर आपने तो पूरे पाकिस्तान की जुबान बंद कर रखी है, ट्विटर बंद कर रखा है। इसका मतलब है कि वहां पर भी मानिए कि फिर इमरान खान का और पाकिस्तानियों का बयानिया जो है वो जीत चुका है, आप हार चुके हैं, इसीलिए आपने उसे ब्लॉक किया हुआ है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो काम भारत करे और हम उसे बुरा कहें, आप करें तो हम उसे अच्छा कहें, या आप खुद भी, आप में ये शर्म होनी चाहिए कि जो काम भारत ने आपके साथ किया है उसको आप बुरा करार दे रहे हैं, और जब आप खुद अपने हमवतनों के साथ कर रहे हैं और बड़ी ही बेशर्मी से खुद ये वाला ट्वीट भी वीपीएन लगाकर आप ट्वीट कर रहे हैं, और आपको ये शर्म नहीं आ रही कि भारत को तो आप कह रहे हैं कि ब्लॉक किया हुआ है, ये जो आपने खुद किया हुआ है, और ट्वीट करते हुए आप ये जो वीपीएन लगाकर ट्वीट कर रहे हैं, आपको जरा भी शर्मिंदगी नहीं आई कि मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए। और अगर आपने कहनी है तो फिर अपने आप में हिम्मत लाइए और कहिए कि इमरान खान और पाकिस्तानियों का बयानिया जीत चुका है, इसलिए आपको ट्विटर ब्लॉक करना पड़ा है। तो एक तो ये सूरत हाल हुई है। आगे चलते हैं। इसहाक डार साहब ने कहा है कि चीन ने पहलगाम की गैर जो जानबदाराना तहकीकात हैं उसकी हमायत की है। चीनी वज़ीर ख़ारजा से उनकी बात हुई है और चीनी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है कि वो हमायत करते हैं पाकिस्तान का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि जंग ना छिड़े और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। क्योंकि पाकिस्तान ने वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि ना ही हमारा रियासती इन्वॉल्वमेंट है इसमें, ना ही गैर रियासती अनासर की इन्वॉल्वमेंट है। हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाने और उसमें अपने शवाहिद पेश करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये ख्वाजा आसिफ और जो वज़ीर ख़ारजा चीन के हैं उन्होंने ये बयान दिया है। उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने यह कहा है कि चीन, रूस और मगरबी ममालिक जो हैं वो पहलगाम वाक़े की तहकीकात की टीम बना सकते हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आ जाए। उन्होंने ये कहा कि ये जो भी ममालिक हैं वेस्ट के, रूस और चाइना, इनको अपना किरदार अदा करना चाहिए इस सारे मामले को डिफ्यूज़ करने में। तो देखते हैं ये तमाम ममालिक क्या करते हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर हमें क्या होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल ये ममालिक क्या करते हैं, ये कुछ बनाते हैं या नहीं बनाते, इस पर हम आखिर पर थोड़ा सा आपको तजिया देंगे कि मैंने जैसे आपको कहा था कि इंडिया करने क्या जा रहा है, क्या करेगा, किस तरह की जंग करेगा, इसके ऊपर कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई है। तो आखिर पर वो तजिया आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगली खबर आपके सामने रखनी है कि एक तरफ तो इंडिया जो है वो हमला करने की सोच रहा है और हमने आपको बता दिया कि तमाम तैयारी, पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि 3 से 4 दिन में जंग छिड़ सकती है। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो चीनी वज़ीर ख़ारजा से बात करके गैर जानबदाराना इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, पहले भी बयान दे चुके हैं। इतने मुश्किल हालात हैं और कह रहे हैं कि पूरी कौम को एक हो जाना चाहिए। न्यूयॉर्क में मुजाहरे करवाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर जनरल आसिम मुनीर के नारे लगवाने की कोशिश की जा रही है, गुजरांवाला में करवाने की कोशिश की जा रही है। टाउट सहाफ़ियों को छोड़ दिया गया है कि ये इस वक्त एक होने का मौका है, पूरी कौम को एक होना चाहिए। और दूसरी तरफ आज सनम जावेद को सिर्फ फिर से अगवा किया गया है, गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर कोई बेहुदा सी एफआईआर फिर डाल दी गई है। साथ उनके मियाँ को भी पकड़ लिया गया है, उन पर भी कोई केस है जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। मेरा तजिया ये कि कल उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये मेरा तजिया, आई कैन बी रॉन्ग, सम टाइम यू गेट रॉन्ग इन्फो। तो मेरे पास जो इन्फो है वो ये है कि कल या परसों, मतलब अगले, हो सकता है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर, ये लंबी कैद नहीं होगी, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इस अकल को 21 तोपों की सलामी दें कि मुल्क में एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब इकट्ठे हो जाएं और एन उस वक्त आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, एक बहुत ही वीक केस के ऊपर गिरफ्तार कर रहे हैं, जिस केस में सबको पता है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर वो रिहा हो जाएंगी। और अंदर से भी तला यही है कि आपने भी यही फैसला किया है कि 1-2 दिन के अंदर उनको बस झटका दे के छोड़ दें। तो फिर आप ये सारी
खच्चें क्यों मारते हैं जब आपको पता है कि 2-4 दिन के बाद क्या वो वापस आके खामोश हो जाएगी या दूसरे लोग खामोश हो जाएंगे। तो मेरा तो ख्याल ये है कि पता नहीं कोई दिमाग कोई कोई कुश्ता खा लिया आप लोगों ने जावेद चौधरी का, या दिमाग को कुछ हो गया। आप तमाम फैसले ऐसे करते हैं जिसमें आपको बदनामी हो, या आपको चस्का पड़ गया है कि लोग आपसे नाराज हों, नफरत करें, गाली गलौज करें, या आपको कुछ चस्का पड़ गया ऐसे काम करके। समझ नहीं आती कि बैठे बिठाए अपने लिए बुराई आप समेटते हैं। पहले ही कौम इतनी ज़्यादा डिवाइडेड है, उसको मजीद डिवाइड करने की आप कोशिश कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। अगली खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स और वीलॉगर्स के चैनल्स जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। जी, काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक किया। हम भी आपको बता देते हैं कि जब हमने अपना एनालिसिस रन किया तो मेरी अमूमी तौर पर 7 से 8% व्यूअरशिप है। टोटल व्यूअरशिप जितनी भी है उसकी 8% तकरीबन इंडिया से व्यूअरशिप हमें आती है तकरीबन, और अब वो भी आधी से कम रह गई है पिछले चंद दिन के अंदर। पिछला तमाम जब हम इसका ट्रैक देखते हैं तो कभी फ्लक्चुएशन नहीं होती, 19-20 की फ्लक्चुएशन होती है, वैसे व्यूअरशिप वही रहती है, तो 8, 7, 7.5 यही परसेंटेज जो है वो हमारी रहती है। लेकिन अब एकदम से वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर या तो पार्शल पाबंदी लगाई गई है और या मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। लेकिन ये अब खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को, और इस पर बहुत सारे जो टाउट सहाफ़ी हैं वो शोर मचा रहे हैं, और हमें इसलिए इसकी परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है कि हमारे तो पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक किए हुए हैं। हमारे चैनल क्या, हमारे शनाख्ती कार्ड, हमारे बैंक अकाउंट, हमारे पासपोर्ट, हमें तो सांस बस क्योंकि मुल्क से बाहर हैं तो लेने दिया जा रहा है, बाकी सब कुछ ब्लॉक किया हुआ है। तो ऐसे हालात के अंदर हमें भारत अगर ब्लॉक कर देगा तो वो एक मुहावरा है, काबिल दे जमियानु नित बहमा। सो हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो पहले ही ब्लॉक ब्लॉक खेलते हैं, हम तो अपने मुल्क में ब्लॉक हैं उसके साथ गुजारा कर रहे हैं, तो अब वो और ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा। लेकिन टाउट जो है जिन्हें नहीं पता कि ब्लॉक क्या होता है, वो अब उनका सांस बंद हो रहा है और वो कह रहे हैं कि ये बहुत जुल्म हम पर किया जा रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को ब्लॉक किया, चैनल्स को ब्लॉक किया, ट्विटर को ब्लॉक किया, तो वहाँ पर कोई आवाज़ इन लोगों ने नहीं उठाई। अब इनको तकलीफ हो रही है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। पा हफीज़ का नया कारनामा है। पा हफीज़ जो है वो आज अदालत आए। अदालत में जब अदालत थे या शायद पीटीए के ऑफिस में से निकल रहे थे, अगर इसमें मुझे गलती लगी हो तो माजरत। बहरहाल आज जब वो निकल रहे थे तो बशारत राजा साहब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया हुआ है। उन्होंने ये वीडियो क्लिप शेयर किया है जिस पर उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये ट्विटर बंद है, हिंदुस्तान बयानिए की जंग में बहुत आगे चला गया है। इवन अब तो जो इनके अपने लोग हैं, मसलन मशाल मलिक साहबा जो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, उन्होंने ये तकाजा कर दिया है कि ट्विटर को खोल दिया जाए ताकि पाकिस्तानी कौम भी अपना बयानिया दे सके, हिंदुस्तान के साथ नबरदज़मा हो सके। क्योंकि ये ज़हन में रखिए कि पूरी दुनिया में जब लोग कोई भी व्यू पॉइंट कायम करते हैं तो वो रिसर्च करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, सेंटीमेंट एनालिसिस करते हैं। अब अगर ट्विटर का सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे, ये वैसे आपके खाने में ये बात तो नहीं आनी है ISPR के अंदर या ISI के अंदर, लेकिन अगर कोई बैठा हुआ है वहाँ समझदार ज़हीन, तो वो कोई भी उठाकर 5 लाख 10 लाख 20 लाख ट्वीट्स का सेंटीमेंट एनालिसिस करेगा और देखेगा कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं। जब पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं होगा तो फिर सिर्फ इंडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो सेंटीमेंट एनालिसिस उन्हीं के हक में निकलेगा। फैसला साजी फिर जो भी जितना भी सोशल मीडिया 5% असर करता है, 10 करता है, 20 करता है, 30 करता है, जितना भी आप कह लें, उसमें हिंदुस्तान को फ़ायदा होगा, आपको नुकसान होगा। लेकिन आप जिद हैं कि हमने ट्विटर बंद रखना है। लेकिन आज जब हाफिज मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब से पूछा गया तो उन्होंने हदीस शरीफ सुनाई और उसके बाद फिर झूठ जो है वो दाग दिया। हदीस शरीफ सुनाने से पहले भी झूठ बोला, बाद में भी झूठ बोला। हमने सुना था शक्ल मोमना, अगली बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमने ये मोमनो वाली शक्ल के अंदर से जो कुछ हम देख रहे हैं पहले भी और अब भी, ये जरा सुनिएगा छोटा सा क्लिप और फिर आप अपना सर दुनिए कि उनसे पूछा यह जा रहा है कि भाई आपने फायरवॉल लगाई है, तो वो मुकर गए कि फायरवॉल तो है ही कोई नहीं, कोई लगाई नहीं, और उस पर उन्होंने एक हदीस सुना दी। और जब अगला उनसे सवाल पूछा गया कि ट्विटर आपने बंद किया है कि नहीं, अब क्योंकि वो बंद किया हुआ है, हदीस भी सुना चुके, पतली गली निकल गए, उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। कौन कह रही है? यहाँ पे सर कह रहे हैं ना जी, ये किसने बैन लगाया? बैन सर आप ये कहा जा रहा है कि पीटीए की जानिब से लगा हुआ है और आप पीटीए के चेयरमैन हैं सर। फायरवॉल लगी हुई है सर। कौन सी फायरवॉल लगी है? खबरों में रिपोर्ट हुआ है कि फायरवॉल पीटीए ने अप्लाई करे, कि आपने खुद भी उसका जिक्र मीडिया के ऊपर किया था। खबर में सदाकत होती सर की आप डिनाई कर दें सर। सलाम की हदीस है कि वो बात आगे फैला दे जी, जिसका आपने वेरीफाई किया। हदीस सुनी आपने? जी 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 उस हदीस पे अमल करें। कोई इस वक्त कोई फायरवॉल अप्लाई नहीं है सर। VPN के बारे से, VPN के बारे से सर ट्विटर खुल जाएगा सर। इंडिया को जवाब देना चाहते हैं लोग। देख लिया आपने, मेरा ख्याल मुझे तज्जिए की जरूरत नहीं है, लेकिन इन्होंने ये हदीस सुनाकर कितना बड़ा झूठ बोला। ये एक छोटा सा पैकेज देखिए, इस पैकेज में इनकी अपनी IT मिनिस्टर कह रही हैं कि हाँ फायरवॉल है, जिसको ये हदीस सुनाकर झूठ बोल रहे हैं, हदीस के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है इनकी। लेकिन ये पहले पैकेज सुनिए, और इसमें इनकी अपनी IT मिनिस्टर कह रही हैं, इनमें और नून लीग के नुमाइंदे कह रहे हैं, इसमें और लोग इनके जो अपने हैं, ख्वाजा आसिफ, दूसरे लोग, वो मान रहे हैं कि इन्होंने फायरवॉल लगाई और सब कुछ ब्लॉक किया, और आज ये हदीस के ऊपर झूठ बोल रहे हैं। सुनिए।
मार्च 2019 में किस चीज़ की अप्रूवल कर दी गई थी काबीना की जानिब से? अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। ऑफ वेब मैनेजमेंट सिस्टम विच यू से कि हम उसे फायरवॉल का नाम देंगे। आप जी एक्सेप्ट, आप जो मर्जी नाम दे दें। cyber security measure that every government in the world takes. Web management पहले चल रहा था फायरवॉल, इस तरह कोई असल में कोई दीवार तो नहीं होती, बेसिकली आपका फिल्टर करने के लिए कि जब पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट और उनको वीकन करने की और मुल्क के खिलाफ जो प्रोपेगेंडास चीज़ें और पूरी दुनिया में है, अमेरिका में है, लंदन में है, नहीं अमेरिका में, जिससे ये आपको ये सारी फैसिलिटीज मुयसर होंगी, लेकिन कुछ ना कुछ जो है कंट्रोल्स ऐसे होंगे कि जो स्टेट के खिलाफ या इंडिविजुअल्स के खिलाफ जो थ्रेटनिंग मवाद या सुन लिया आपने। तो मेरा ख्याल है कि अब और कोई रह नहीं गई, और ये पहला मौका नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में इन्होंने बयान हल्फी झूठा दे दिया था, लिखकर झूठ बोल दिया था कि हमने कोई ऑर्डर्स नहीं दिए हुए कॉल्स रिकॉर्ड कराने के। और बाद में फिर जब पीटीए ने, जब अदालत ने बुलवाया था जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उन्होंने आके बताया कि हाँ हमें पीटीए ने ऑर्डर्स किए हुए हैं और 36 लाख लोगों की कॉल्स रिकॉर्ड होती हैं। तो ये भाई साहब वहाँ खड़े थे झूठ बोलने के बाद, अदालत ने फिर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। तो जो जस्टिस लानत थे उन्होंने इनको बचाया था। तो ये पहला मौका नहीं है कि ये हल्फन झूठ बोलते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब ने पहले भी झूठ बोले हैं, आज भी आपके सामने झूठ बोलते हुए जो हैं वो पकड़े गए हैं। आखिरी खबर आपके सामने, हमने सीसीआई की मीटिंग की रखनी है। सीसीआई की मीटिंग के बारे में 2 दफा हम ये आपको खबर दे चुके हैं कि अभी नहरों का मामला डेफर होगा, कोई कमेटी बनाई जाएगी, कोई कंसल्टेंसी बनाई जाएगी, कहा जाएगा कि अभी इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं या कोई और बहाना लगा के चंद दिन के लिए इसको शायद डिले किया जाए। बहरहाल आज मरियम नवाज साहबा को यामी ने सबसे पहले खबर दी थी। आज ट्विटर के ऊपर मैंने ट्वीट किया था कि उन्हें हंगामी तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बुलाया गया था। रावलपिंडी में पहले मुलाकात हुई, उसके बाद हमारी खबर के बाद जब हमने ये खबर दे दी थी, उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने भी इस खबर के ऊपर बात की और कहा कि मरियम नवाज को और दूसरे लोगों को रावलपिंडी बुलाया गया है और वहाँ पर जो है वो पहले मीटिंग हुई और फिर इधर मीटिंग हुई। देखते हैं अब इसमें से निकलता क्या है, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि फिलहाल ये जंग और सारे तनाज़ुर में नहरों के मामले को शायद थोड़ा सा टाला जाएगा और बाद में इसके ऊपर फैसला किया जाएगा।